नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों। आज मेरे साथ हर्षवर्धन आर्य जी हैं और ये लोकमत समाचार के कार्यकारी संपादक हैं। मैं आज नागपुर में हूँ और सिनेमा और शहर सीरीज के अंतर्गत आज मैं हर्षवर्धन जी से जानना चाहूँगा नागपुर के सिनेमा कल्चर, थिएटर कल्चर और सिनेमाघरों की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तो हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल एक यूट्यूब चैनल है जो मैं चलाता हूँ। सिनेमा की आरंभिक यादें कैसी हैं आपकी? नागपुर में एक ज़माने में जैसे आम भारतीय शहर हैं उस तरह की दीवानगी फिल्मों के प्रति हुआ करती थी। अब जब मुग़ल आज़म यहाँ रिलीज़ हुई, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन उस दौर के बुज़ुर्ग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ जयश्री टाकीज में लगी थी। 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। कुर्बानी जब फिरोज़ खान की रिलीज़ हुई थी, मैं उस समय यहाँ की दूसरे हिंदी दैनिक में काम कर रहा था। सुबह 2 बजे का पहला शो लगा था और हम लोग ऑफिस से सीधे वो थिएटर में गए थे। बाजू में ही था थिएटर, लेकिन नहीं तो भी 5-7 हज़ार लोगों का हुजूम, हॉल खचाखच भरा था। उसके बाद 5,000-7,000 लोगों का हुजूम बाहर खड़ा हुआ था। अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, डिजिटल का ज़माना आ गया, लोग मोबाइल पे, OTT पे फिल्में देख लेते हैं। तो जो थिएटरों के बाहर जो सिनेमा के प्रति जुनून देखा जाता था वो अब नहीं दिखता। किसी फिल्म के प्रति, माने कोई भी सुपरहिट हाल फिलहाल की फिल्म ले लीजिए, वो जुनून, वो रोमांच फिल्में देखने का वो नज़र नहीं आता। जी, आप यहीं पले बड़े हैं। हाँ हाँ। तो कितने सिनेमा घर थे जब आप किशोर थे या जवान थे? यहाँ 3 दर्जन से ज़्यादा सिनेमा घर थे। लोहा पुल का, यहाँ एक लोहा पुल है, कॉटन मार्केट क्षेत्र है, जो नए नागपुर और पुराने नागपुर को जोड़ता है। लोहा पुल के उस छोर, यहाँ जो पुराना नागपुर है, ज़्यादातर थिएटर वहाँ बने। फिर 70 के दशक के बाद लोहा पुल के इस पार में पश्चिम नागपुर, 60 के दशक में पश्चिम नागपुर डेवलप होना शुरू हुआ। उसमें धर्मपेट है, गोकुलपेट है, रामनगर है, गांधीनगर, ये एरिया डेवलप हुआ। फिर सरोज टाकीज बनी। ऐसे 2-3 टाकीजें पश्चिम नागपुर में बनी। लेकिन फिल्म का जो कल्चर है वो नागपुर के पुराना हिस्से तक ज़्यादातर सिमटा रहा, आज भी सिमटा हुआ है। थिएटर्स अब बंद होने लगे हैं। पुरानी टाकीजें जैसे नटराज हुआ करती थी, अमरदीप हुआ करती थी, विजय टॉकीज हुआ करती थी, ये सब बंद हो गई हैं। जो जो ठेठ देसी फिल्मी जुनून होता है उसके लिए विख्यात थी। माने आदमी एक के ऊपर एक चढ़कर टिकट ले रहा है और बैठा है, सीटी बजा रहा है। उस टाइप का जो कल्चर आमतौर पे शहरों में देखा जाता था, वो 60-70 के दशक में, 50 के दशक में, वो पुराने नागपुर में ज़्यादा देखा जाता था। नए नागपुर में तो आज भी थिएटर, जो एक सरोज टाकीज विख्यात थी, वो भी बिक गई। वहाँ मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। दर्जन भर से ज़्यादा थिएटर बंदी हो चुके हैं लगभग। तो अभी कितने थिएटर बचे हैं? सिंगल स्क्रीन? अभी मल्टीप्लेक्स का ज़माना आ गया है। मल्टीप्लेक्स होंगे, आधा दर्जन भर होंगे कम से कम। बाकी पुरानी टाकीजें तो जो टूट गई है, वहाँ मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ जो वैरायटी टाकीज बनी थी, वहाँ सबसे पहला मल्टीप्लेक्स बना था। यहाँ वैरायटी चौक है हमारे ऑफिस के पास भी, वहाँ पहला मल्टीप्लेक्स बना है। फिर वर्धमान नगर में एक बिल्डिंग को तोड़ के बनाया, वहाँ कोई थिएटर था नहीं, बिल्डिंग को तोड़ के बना मल्टीप्लेक्स। अच्छा, CP बरार जिसका एक सेंटर, उनका राजधानी थी, CP बरार जिसकी राजधानी थी, हम मध्य प्रांत बोलते हैं। मध्य प्रांत। और CP बरार हिंदी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टेरिटरी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेरिटरी मानी जाती थी। उसका बिजनेस बहुत काउंट होता था और ऐसा मैंने सुना है कि सिनेमा एक दिन पहले रिलीज होता था CP बरार में और बाद में दूसरे शहरों में रिलीज होती थी। नहीं, मुझे उतना याद नहीं इस मामले में, क्योंकि मैं जब राज्यों का विभाजन हुआ, मैं मुश्किल से, मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ। 56 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पैदा नहीं हुआ था मैं। लेकिन अमरावती जो है, विदर्भ में अमरावती, ये मध्य प्रांत में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और
पहले फिल्में अमरावती में आती थी, उसके बाद सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती थी, और अमरावती वर्षों तक रहा। डिजिटल ज़माना आने तक, थिएटरों का ज़माना जब तक रहा, अमरावती फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा। नागपुर भी नहीं था उतना बड़ा, अमरावती था। हम लोग तो पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं जी। कि मल्टीप्लेक्स आने के पहले तक सीपी बराड़ एक टेरिटरी मानी जाती थी, जबकि मैप पे कहीं नहीं था सीपी बराड़। हाँ, आपकी क्या यादें हैं सिनेमा घरों की, या आपने कब देख, कौन सी फिल्म आपको याद है पहली बार जो आपने देखी है? नहीं, देखिए, स्कूल लाइफ में हम लोग नई शुक्रवारी इलाका है यहाँ पर, वहाँ रहते थे बचपन में। तो पास में ही नरसिंह टाकीज हुआ करती थी, तो हम लोग 40 पैसे में फिल्में वहाँ देखते थे। एक फिल्म कभी देखी थी, शंकर सीता अनुसुईया, एक धार्मिक फिल्म देखी थी, और उस ज़माने में जो भी फिल्म लग जाती थी नरसिंह टाकीज में, वो देख लेते थे। अब जैसे जो 60 के दशक की शुरुआत की फिल्में हैं, ये तो हम लोग जब जवान हुए और ये फिल्में दोबारा लगती गई, तब देखना शुरू किया। लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा फिल्में देखी नहीं। लेकिन फिर भी एक कोई पहली फिल्म होगी जो आपको अभी तक याद होगी, उसका अनुभव या वो सिनेमा स्क्रीन या जो भी हीरो हीरोइन? नहीं, हीरो हीरोइन तो याद नहीं, बस वो एक शंकर सीता अनुसुईया धार्मिक फिल्म देखी थी, तीसरी या चौथी क्लास में होंगे हम लोग, और वो नरसिंह टाकीज में देखी थी हमने। वो 40 पैसे की टिकट लेकर देखी थी हमने। वो फिल्म भर याद है, बाकी तो ऐसा कुछ। और यहाँ सिनेमा का कल्चर क्या था? लोग ग्रुप में जाते हैं, फैमिली में जाते हैं, या किस तरीके, या आपके ज़माने में हो सकता है लेडीज क्लास भी अलग हो, जेंट्स क्लास अलग हो, ऐसा कुछ होता नहीं, था? यहाँ पहले थिएटर्स में बालकनी का बॉक्स होता था जी। वहाँ नवविवाहित कपल या प्रेमी जोड़े ज़्यादातर बैठते थे। कल्चर ये था कि लोग उस समय पारिवारिक फिल्मों का दौर था, तो परिवार के साथ में फिल्में ज़्यादा एंजॉय करते थे। अकेला आदमी तो बहुत कम दिखता था, ज़्यादातर लोग परिवार के साथ में देखते थे। वो दौर ऐसा था कि लोग अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ भी खुलेआम पिक्चर वगैरह जाते नहीं थे। फिर भी कुछ जोड़े दिख जाते थे, लेकिन परिवार के साथ में फिल्म देखने का आनंद लोग भरपूर उठाते थे। वीकेंड में तो जाते ही थे। और जो सिंगल जाते थे उनमें मुझे लगता है कि ज़्यादातर का जुनून ऐसा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये जुनून ज़बरदस्त रहता था। जो अकेले देखने के शौकीन थे वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला चलन बहुत ज़्यादा था। वो एक माने उनको अजीब सा रोमांच होता था कि आज हमने पहले दिन पहला शो देख लिया। वो उसमें गर्व से बखान करते थे। अच्छा, सबसे बड़ा सिनेमा घर कौन सा था? देखिए, सबसे बड़ा सिनेमा घर तो एक ज़माने में जयश्री टाकीज हुआ करती थी, सबसे प्रतिष्ठित। क्षमता थी उसकी? क्षमता मुझे याद नहीं है। 1000 के लगभग? नहीं, 1000 के लगभग नहीं होगी, वो मुश्किल से होगा 450-500 की कैपेसिटी होगी। और छोटा थिएटर ऐसे? छोटा थिएटर कृष्णा टाकीज थी, 200-250 लोग बैठ सकते थे उसमें। लेकिन उसमें सी ग्रेड फिल्में, स्टंट फिल्में लगा करती थी। ये जैसे कुछ टाकीजों की खासियत हुआ करती थी। कृष्णा टाकीज हो गई, नटराज टाकीज हो गई, अमरदीप टाकीज हो गई, ये ज़्यादातर स्टेशन या बस स्टैंड सी ग्रेड की फिल्में जी। लगती थी। कृष्णा टाकीज तो स्टेशन के पास में था। अमरदीप, नटराज टाकीज वो इतवारी जो इलाका है जहाँ पर श्रमिक बहुल व्यापारी किला है, श्रमिक बहुल एरिया है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के मजदूर बहुत जाते थे और उनके टेस्ट के हिसाब से फिल्में लगती थी वहाँ पर। आपकी जानकारी में आपने 2 फिल्मों के नाम दिए, मुगले आजम और कुर्बानी। इसके अलावा और कौन सी फिल्म हाल फिलहाल में रही है जिसको लेकर के ऐसा ही उन्माद हुआ हो दर्शकों में? वैसा उन्माद अमर अकबर एंथोनी को लेके था, थोड़ा कम था, लेकिन अच्छी लंबी लाइनें लगती थी फिल्में, ब्लैक में टिकटें ब्लैक में दिखती थी उसमें। नदिया के पार को लेके बहुत अच्छा वो था। गीत गाता चल जब रिलीज़ हुई थी तब ज़बरदस्त क्रेज़ था। लेकिन इन सब फिल्मों के प्रति परिवारों का जुनून बहुत ज़्यादा था। परिवार बहुत उमड़ते थे बड़ी संख्या में, और
घर का कोई सदस्य टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाता था, टिकट लेके आ जाता था। एडवांस बुकिंग ही फुल हो जाती थी जी। एडवांस बुकिंग का चलन उन दिनों कम था, जिनको जानकारी थी वही जाते थे, बाकी तो काउंटर पर जाकर टिकट लेने का आनंद ज़्यादा उठाते थे लोग, उसमें उनको मज़ा आता था। आपका कोई अनुभव है टिकट खरीदने में जब परेशानी हुई हो? नहीं, मैं चूँकि 17-18 साल की उम्र 18 साल की उम्र से पत्रकारिता में आ गया था, तो संपर्क बन गए थे, तो कभी इच्छा हुई तो किसी टाकीज वाले को फ़ोन कर दिए, बैठ जाते थे वहाँ जाकर। तो वैसा कुछ लगा नहीं मुझे। अभी हाल में आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने थिएटर में? मैंने आखिरी फिल्म थिएटर में देखी 1990 में, सौदागर देखी थी मैंने। उसके बाद थिएटर में गया नहीं, क्योंकि मैं अपने पेशे में ज़्यादा व्यस्त हो गया, मैं पत्रकारिता में ज़्यादा व्यस्त हो गया और सारा समय यही देता रहा हूँ। सौदागर आखिरी फिल्म थी और उसके प्रति भी अच्छा क्रेज़ था। स्मृति टाकीज यहाँ उस वक्त नई बनी थी, उसमें लगी थी फिल्म और अच्छा बना था। मैं अच्छा क्रेज़ था, अच्छी भीड़ थी उसमें सौदागर को लेकर। राजकुमार और दिलीप कुमार जी की ट्यूनिंग को लेकर ज़बरदस्त। और मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ वैरायटी टाकीज हुआ करती थी, जहाँ अभी मल्टीप्लेक्स बना है, वहाँ जय संतोषी माता लगी थी। शोले के साथ? हाँ, शोले के साथ। तो शोले शुरुआती दिनों में बहुत ठंडी जा रही थी और जय संतोषी माता के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। माने वो पूरा जो वैरायटी टाकीज से लेकर वैरायटी चौक का जो इलाका है, पूरा टिकटार्थियों के टिकट के चाहने वालों से भरा रहता था। अंदर तो रहता था, पूरा वो चौक घिरा रहता था। छोटी सी टाकीज थी, मुश्किल से 350-400 लोग बैठते होंगे, लेकिन बहुत भयानक क्रेज़ था उसका, बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ था जय संतोषी माता का। और उसी टाकीज में पाकीजा लगी थी। पाकीजा ने बहुत स्लो शुरुआत की, बाद में मीना कुमारी के देहांत के बाद में तो लाइन लगनी शुरू हो गई उसी वैरायटी टाकीज के सामने पाकीजा के टिकट खरीदने के लिए। कभी ऐसा मौका मिला आपको कि कोई फिल्म एक्टर या डायरेक्टर आया हो ना, आपकी मुलाकात भी हुई हो उससे, कोई क्रेज बना हो? मैं ज़्यादातर डेस्क पे ही रहा। एक बार एक केस के सिलसिले में हेमा मालिनी नागपुर आई थी। यहाँ एक बिल्डर है एन कुमार करके, वो फिल्म माने फाइनेंसर भी थे, उन्होंने किसी फिल्म में पैसा लगाया था और हेमा मालिनी का चेक वगैरह कुछ बाउंस हो गया था, तो कोर्ट के मुकदमे के सिलसिले में हेमा मालिनी नागपुर आई थी। तब प्रेस से बातचीत की थी उन्होंने। और जब बारूद रिलीज़ हुई थी शोमा आनंद की, प्रमोद चक्रवर्ती की, तब यहाँ पंचशील टाकीज है बाजू में ही, वहाँ उनकी वहाँ रिलीज़ हुई थी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मेरे ख्याल से पहली फिल्म थी शोमा आनंद की, तो वहाँ वो पत्रकारों से प्रमोद चक्रवर्ती के साथ रूबरू हुई थी। ये पंचशील टाकीज जो नेहरू जी ने जो पंचशील का वो था, उसकी स्मृति बनी है टाकीज। अभी भी शहर की प्रतिष्ठित टाकीजों में मानी जाती है वो। तो 57-58 में माने बनी है, 60 के दशक की शुरुआत होने के पहले बनी फिल्म टाकीज, और सबसे पुरानी टाकीजों में से एक है। तो अभी कैसे फिल्में देखते हैं या बिल्कुल फिल्में देखते ही नहीं के बराबर देखता हूँ मैं। अभी टीवी पे कभी कोई देख लिया तो देख लिया, बीच में थोड़ा समय मिला था तो दृश्यम देख लिया था मैंने। बाकी ज़्यादातर मैं टीवी पे खबरें ही देखता हूँ या हल्के फुल्के जो चैनल हैं, आपको उल्टन पलटन या तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया या भाभी जी घर पे हैं, इस टाइप के जो थोड़ा सा मूड लाइट करने वाले, क्योंकि यहाँ दिन भर वो मन इतना थक जाता है तो समय मिला तो वही देख लेते हैं। बाकी थिएटरों में जाने का क्रेज़ नहीं रहा मुझे उतना ज़्यादा। आपकी राय क्या बनती है, सिनेमा हमारा विकसित हुआ है कि पतन हुआ है इसका? देखिए, टेक्निकली तो बहुत विकसित हुआ है तकनीकी तौर पर, और थिएटर जो सिंगल थिएटर्स हैं वो मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नागपुर में देखिए जितने पुराने थिएटर हैं या जो 60-70 के दशक में बने हैं, जब मौके की जगह बने हुए हैं, तो बिल्डर उनको खरीद कर मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। वहाँ माने एक ही जगह पर थिएटर भी हैं, कमर्शियल भी है, सब कुछ है, तो जो सिंगल स्क्रीन वाले हैं सब खत्म हो जाएंगे। टेक्निकली तो बहुत एडवांस हुआ है फिल्म, बहुत एडवांस हुआ है, फिल्म एडवांस हुई है।
इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी हॉलीवुड से हम बहुत पीछे हैं, टेक्निकली बहुत पीछे हैं। आप जैसे सिनेमा प्रेमी रहे हैं, और अगर मैं आपसे अपने पुराने अनुभवों के आधार पर ही पूछना चाहूँगा कि हिंदी सिनेमा में क्या खास बात है? देखिए, हिंदी सिनेमा बदलता रहा है। आप जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से देखिए कि शुरुआती दौर में धार्मिक फिल्में बहुत चलती थी, 50 के दशक तक धार्मिक फिल्में चली। 50 के दौर में सामाजिक फिल्मों का दौर आया। 60 के दशक में तो पारिवारिक फिल्में ज़्यादा केंद्रित हो गई, धार्मिक फिल्में कम बनने लगी। बीच बीच में कुछ जासूसी टाइप के आपराधिक फिल्में बनने लगी। फिर बाद में समय के साथ सब्जेक्ट बदलता है। अप्रवासी भारतीयों पर फिल्म बनी है, आतंकवाद पर फिल्म बनी है। जैसे फिर दौर आया, ये बायोपिक्स का दौर आया। फिर फिल्मों का जो दोबारा बनाते हैं रीमेक, उसका दौर चल रहा है अभी। हिंदी फिल्मों के साथ त्रासदी ये है कि जब पारिवारिक फिल्मों का दौर था तब भी साउथ के फिल्म मेकर जो है वो हावी रहते थे, उन्हीं फिल्मों का रीमेक होता था। अब भी देखिए, नए दौर में भी साउथ की फिल्मों का रीमेक बन रहा है। तो हिंदी में कथानक की कमी नहीं है, कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन मालूम नहीं क्या बात है कि उसको हाथ नहीं लगाना चाहते। तो आप देखिए कि ठीक है, प्रेमचंद की कहानी पे बनी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई होंगी, लेकिन नदिया के बाद भी तो साहित्यिक कथानक हुआ था, बहुत चला, बहुत चली वो। तो काल माने रचना शक्ति का कुछ अभाव लगता है मुझे हिंदी फिल्मकारों में। कुछ नए विषयों को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते। जो समय के साथ जो चल रहा है उसी को आप घुमा फिरा के ले लीजिए, या इधर से उठा लीजिए, उधर से उठा लीजिए। और अब तो लगता है कि पूरी तरह दक्षिण की फिल्मों पर आश्रित हो गए हैं। ऐसा आपकी कोई एक फेवरेट फिल्म तो होगी जो आपको पसंद हो, याद हो? मुझे दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, जो राजश्री प्रोडक्शन की जो थी वो फिल्म अभी भी अच्छी लगती है। दूसरा, मुझे पड़ोसन बहुत पसंद है। वो जब भी टीवी पे देखता हूँ तो समय निकाल कर देख लेता हूँ मैं पड़ोसन। उसको फिर बंद नहीं करता मैं, चलने देता हूँ मैं। उसमें जो सहज हास्य है, जो वो है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर एक और फेवरेट फिल्म है मेरी, वो चलती का नाम गाड़ी, वो बहुत अच्छी फिल्म है। शोले मुझे अच्छी लगी। दृश्यम का पहला पार्ट जो आया था देवगन की फिल्म का, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा पार्ट मैंने देखा नहीं है, वो भी टुकड़े टुकड़ों में देखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। गीत गाता चल मुझे अच्छी लगी। नदिया के पार अच्छी लगी मुझे। जीवन मृत्यु मुझे अच्छी लगी। गंगा जमुना अच्छी लगी। जिस देश में गंगा बहती है अच्छी लगी। संगम उसके गानों के लिए और संगीत के लिए बहुत अच्छी लगी मुझे। और मुगले आजम भी बहुत अच्छी लगी। पाकीज़ा के बारे में लोगों ने बहुत कहा, मैंने सुना मैंने कि बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन मुझे बहुत स्लो मोशन लगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ गानों के लिए वो पसंद की गई होगी, और मीना कुमारी जी की मृत्यु ने उस फिल्म को उठा दिया, ऐसा लगता है मुझे। कोई एक फेवरेट गाना जो आप अकेले में कभी गुनगुनाते हैं? मैं वो एक चतुरनार करके सिंगार, वो अच्छा लगता है मुझे। नई दौर में एक और फिल्म मुझे अच्छी लगी, अतिथि तुम कब जाओगे, वो अच्छी लगी। वो भी टुकड़े टुकड़ों में चलते फिरते देख लिए। ऐसा पूरा बैठ के ऐसा देखना होता नहीं है। सौदागर जो आखिरी पूरी बैठ के देखी थी मैंने, उसके बाद से ऐसा देख नहीं पाया। छोटी सी बात और कहना चाहूँगा मैं कि देखिए, फिल्म के मामले में ये जो इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ आपको बहुत सुंदर लोकेशन मिल जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे फिल्मकार पैदा हुए हैं, जन्मभूमि रही है। माने आप उसमें सुभाष घई ले लीजिए, तरुण बोस ले लीजिए, उसमें वसंत जोगले का ले लीजिए,
और ये मुंदड़ा साहब जिन्होंने कमला फिल्म बनाई थी, ये सब नागपुर की पैदाइश है। लेकिन मुझे लगता है कि बचपन में नागपुर इन्होंने बचपन में छोड़ दिया, लेकिन दोबारा अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ फिल्में बनाना चाहिए, यहाँ की लोकेशन पे शूट करना चाहिए। ये भाव कभी पैदा नहीं हुआ। अब जया भादुड़ी जी देखिए, यहाँ बचपन का कुछ साल गुजरा, उनके पिता पत्रकार थे, नागपुर शरीफ पत्रकार संघ के कुछ साल पदाधिकारी भी रहे, यही धंतोली एरिया में वो रहती थी। तो आते हैं, सब करते हैं, लेकिन विदर्भ में फिल्म निर्माण को या यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, ऐसा कोई काम आज तक हुआ नहीं। अभी राजकुमार भाटिया हैं, विदर्भ का कोई कलाकार नहीं, अभी देखिए, नहीं विदर्भ के, अब जैसे सोनू सूद को विदर्भ का बोले, कैसे बोलेंगे? अब यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन राजकुमार हिरानी को तो आप विदर्भ का बोल सकते हैं। यवतमाल जैसे पिछड़े इलाके से आते हैं, नागपुर में पढ़े हुए हैं, उनके एजुकेशन पूरी नागपुर में, वो बड़े फिल्मकार हैं। एटलीस्ट विदर्भ का चप्पा चप्पा उनको मालूम है। आप यहाँ चिखलदरा हिल स्टेशन चले जाइए, आप कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना सुंदर लोकेशन है, पहाड़ी इलाका है। माने एक फिल्म की शूटिंग के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, विदर्भ में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो घने जंगल है, ये विदर्भ टाइगर प्रोजेक्ट्स विदर्भ में ही हैं। वहाँ भी आप बहुत शूट कर सकते हैं बढ़िया। नदियों की कमी नहीं है, जंगलों की कमी नहीं है, पहाड़ों की कमी नहीं है। ठीक है, कथानक आप मत लीजिए विदर्भ का। एक झुंड नाम की फिल्म बनी थी विजय बार से, हमारे, मैं इस्लाम कॉलेज में पढ़ता था तो टीचर हुआ करते थे, तो उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी, अमिताभ बच्चन ने काम किया। उस एक फिल्म को छोड़ दिया जाए तो विदर्भ पर केंद्रित कोई फिल्म ऐसी बनी नहीं। विदर्भ में किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग हुई हो ऐसा दिखा नहीं। एक परवाना फिल्म जो नवीन निश्चल अमिताभ बच्चन, उसमें रेलवे स्टेशन का एक सीन था नागपुर का, बस वही है गिनाने के लिए। तो उस बात का अफसोस रहता मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी। आपके जरिए मुझे नागपुर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी पसंद आएगी। और